डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। देखिए, हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी की जो विभिन्न शाखाएं हैं, मानव भूगोल की और भौतिक भूगोल की बात की थी। हमने भौतिक भूगोल को विस्तार से देखा था कि उसमें कौन कौन से विषयों को या कौन कौन से प्रमुख तथ्यों को उसमें पढ़ा जाता है, उसकी भी बात की थी हमने। तो हमने इसके अलावा जीव भूगोल के बारे में बात की थी। जीव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, किस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसकी भी बात हमने कर ली थी। अब हमारा जो भौतिक अध्ययन का, विशेषकर भूगोल के अध्ययन का जो दूसरा प्रकार था, उसकी बात करेंगे 2 नंबर कि प्रादेशिक रूप से ज्योग्राफी को किस किस विषयों के रूप में पढ़ा जा सकता है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब देखो, इसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को। अपने एक तो विषय वस्तुगत और क्रमबद्ध तरीके से ज्योग्राफी के अध्ययन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तहत तक बात की थी। इसमें पढ़ेंगे प्रादेशिक उपगम पर आधारित भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उसकी कितनी शाखाएं हैं, उसकी बात करेंगे। इसमें 4 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 4। अगर हम सारणी के तरीके से पढ़े तो इसमें 4 भूगोल को या 4 अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला जो पढ़ने का तरीका है वो है प्रादेशिक अध्ययन के रूप में। प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे इस उपगम के तहत। इसको भी 4 भागों में नहीं, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 तो कुल हैं, 3 इसको भी भागों में बांटा है, उसकी भी बात करेंगे। और प्रादेशिक विकास भी पढ़ेंगे इसी के अंदर कि किसी प्रदेश का विकास किस प्रकार से हुआ है। इसके अलावा किसी प्रदेश का विश्लेषण भी देखेंगे हम हर प्रकार से कि क्या क्या बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा हम प्रादेशिक योजना भी इसके द्वारा पढ़ी जाती है। इस प्रदेश की क्या योजनाएं हैं, प्रदेश का विकास कैसे हुआ, प्रदेश उस प्रदेश का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, उसके तरीके को भी हम पढ़ेंगे। अगर हम इसको अलग भागों में विभाजित करें तो इसमें 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। एक तो है वृहद, या मैं कह सकता हूँ स्थूल प्रादेशिक। इसमें हम स्थूल प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह हुआ भी हमने क्रमबद्ध तरीके से भूगोल को 2, 3, 4 भागों में विभाजित करके पढ़ लिया था। अगर हम ज्योग्राफी प्रादेशिक रूप से पढ़ना चाहेंगे तो हम ज्योग्राफी को कैसे पढ़ेंगे, किन किन सब्जेक्ट में या किन किन विषयों में बांट कर पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी प्रदेश के अध्ययन के लिए या उसके क्षेत्र के अध्ययन को देखना पड़ेगा। और किसी भी क्षेत्र का जो अध्ययन है हम पहले 3 तरीके से करेंगे। एक तो स्थूल प्रादेशिक है, स्थूल क्षेत्र को पढ़ेंगे। स्थूल मतलब होता है बहुत बड़ा। तो बड़ा, पहले हम किसी प्रदेश, जो बड़े वाले प्रदेश हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर जो मीडियम साइज के, जो मध्य साइज के या जो मध्य नगर हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद में हम जो सूक्ष्म नगर हैं, सूक्ष्म स्थान हैं, सूक्ष्म प्रदेश हैं, उनका अध्ययन करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको ज्योग्राफी को प्रादेशिक उपगम के आधार पर पढ़ना है तो उसको 4 तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रदेश के अध्ययन का, फिर प्रदेश को विकास देखेंगे, फिर प्रदेश का विश्लेषण करेंगे और प्रदेश की योजना देखेंगे। 4 हो गए। अगर हम किसी प्रदेश का अध्ययन करेंगे तो किन प्रदेश का पहला करें, कौन से प्रदेश का बाद में करेंगे। तो इसमें भी 3 तरीके हैं कि किसी भी प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले बड़े प्रदेश का अध्ययन करेंगे। फिर जो बीच वाला जो प्रदेश है, ना बड़ा ना छोटा, उस प्रदेश का अध्ययन करेंगे। फिर सूक्ष्म मतलब छोटे प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इस हिसाब से पहले बड़े प्रदेश को पढ़ेंगे, फिर छोटे मतलब मीडियम साइज, फिर छोटा। फिर प्रदेश का विकास हो गया, विश्लेषण हो गया। और किसी भी प्रदेश की योजना भी हम 2 तरीके से देखेंगे। कितने तरीके से? 2। एक तो हम
ग्रामीण योजना के तहत कि भाई एक तो हम गांव के बारे में पढ़ेंगे, गांव की योजना, गांव की बसावट किस प्रकार की है, एक शहरी योजना, फिर हम शहर के बारे में देखेंगे। तो किसी प्रदेश के अंदर जो गांव है उसका अध्ययन करेंगे कि उस गांव की योजना कैसे बनी है, और इसके अलावा उस प्रदेश के अंदर जो शहर है उसकी योजना किस प्रकार की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनका अध्ययन कर सकते हैं, इनको एक एक अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। तो ये 2 प्रकार हमारे पूरे हो गए। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय हैं जो दोनों में पढ़े जाते हैं, दोनों रूप में पढ़ सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों रूप में पढ़ सकते हैं, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है। तो 2 पक्ष ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में पढ़े जाते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं, इससे पहले मैंने उनकी बात भी की है, तो वो हैं आपके 2। एक तो है दर्शन, वो दोनों रूप में पढ़े जा सकते हैं। दर्शन में भी अगर आप याद करें तो 2 चीज़ें मैंने बताई थी आपको पहले भी। एक तो भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको भूमि और मानव के बीच में जो अंतःक्रिया है पारिस्थितिकी, उसकी बात की थी, वो भी इसी में पढ़ा जाता है। देखो, हमने बात इसकी की है क्रमबद्ध तरीके से और इसके अलावा प्रादेशिक तरीके से। क्रमबद्ध तरीके में हमने अलग चीज़ें देखी, उसमें ये भी 2 विषय देखे थे जो दोनों में पढ़े जाते हैं, कॉमन हैं। तो 2 पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो दर्शन के अंदर 2 चीज़ें हैं, भौगोलिक चिंतन, इसके बारे में पढ़ा जाता है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। भूमि मानव मतलब क्रमबद्ध तरीके से वस्तुगत के रूप में, और दोनों रूप में पढ़ा जाता है। तो एक पक्ष ये हो गया। दूसरा जो पक्ष है वो है विधि तंत्र, ठीक है, या तकनीक, या एवं तकनीक भी कह सकते हैं। तो इसमें तकनीक और जो विधि तंत्र है वो दोनों रूप में पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं है केवल भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे या मानव भूगोल में तकनीक पढ़ेंगे, या वस्तुगत तरीके से पढ़ेंगे या प्रादेशिक तरीके से पढ़ेंगे। विधिगत या विधि तंत्र या तकनीक के अंदर हम 4 चीज़ें देखते हैं। कितनी चीज़ें? 4। एक तो हम इसके अंदर सामान्य या संगणक का मतलब कंप्यूटर के आधार पर हम मानचित्र को पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर आधारित मानचित्र का भी अध्ययन करते हैं विधि तंत्र और तकनीक के अंदर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हम परिमाणात्मक या जो सांख्यिकी तकनीक है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो परिमाणात्मक या सांख्यिकी तकनीक का भी अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी मतलब होता है कि संख्याओं की जो गणना है किस हिसाब से करनी जाती है। अगर आपने 10वीं के अंदर बहुलक और माध्यक और माध्य पढ़े हुए तो सब क्या है? सांख्यिकी है। तो उनका भी हम गणित में अध्ययन करते हैं भौगोलिक कंडीशन को समझने के लिए, जानने के लिए। इसके अलावा हम क्षेत्र सर्वेक्षण की विधियाँ भी इसमें पढ़ते हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण की विधियाँ भी इसी के अंदर पढ़ते हैं, हमने इसकी भी बात की थी। और 4 नंबर हमने लास्ट में, आपको पता होना चाहिए कि हमने लास्ट में 3 चीज़ें पढ़ी थी। भौगोलिक सूचना, क्या पढ़ी थी? भौगोलिक या भूगोल सूचना, भू सूचना के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। और इसके अंदर हमने GIS की बात की थी। इसके अलावा हमने इसमें GPS की बात की थी। इसके अलावा हमने LIS की बात की थी। GIS का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, GIS का मैंने अर्थ भी बताया था आपको कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और GPS का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और LIC का मैंने LIS, GIS, GPS, LIS में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत आपको लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, भूमि के बारे में इसका अध्ययन होता है, ये याद रखना है आपको। तो इनकी बात हमने कर ली थी भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से, और हमने और भी चीज़ें देखी थी। तो कुल मिलाकर हमने ज्योग्राफी को अलग अलग भागों में विभाजित किया, उनके अध्ययन को किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में बात की है। क्योंकि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी को आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि आखिर ज्योग्राफी का महत्व क्या है, और आप क्या पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल पढ़ेंगे। ये किताब का नाम भी आपका भौतिक भूगोल है। तो अब जो भौतिक भूगोल पढ़ेंगे वो आपके लिए क्या काम की है, भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, उसकी बात करेंगे। कि भाई आपकी जो बुक हम पढ़ाएंगे वो भौतिक भूगोल की है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसकी मैंने बात की थी।
तो भौतिक भूगोल का क्या महत्व है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें भौतिक भूगोल, वो आपको समझना जरूरी है। तो जानते हैं, आराम से व्यवस्थित सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भौतिक भूगोल क्या है और इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखो भौतिक भूगोल में पहली बात आपको पता होनी चाहिए क्या क्या पढ़ते हैं। हम जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, हम भू आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, वायुदाब, वर्षा, ठीक है, समुद्र, झील, जैवमंडल, ये सारी बातें इसमें भौतिक भूगोल में करते हैं। तो अगर हम भौतिक भूगोल के माध्यम से अलग अलग चीज़ों को, इस पर्यावरण के अंदर जो आकृतियाँ हैं या जलवायु हैं या मौसम है या वर्षा है, अगर इनको पढ़ेंगे तो हमारे मानव जीवन में इनका बहुत उपयोग है। जैसे अगर हम जलवायु पढ़ेंगे, भाई भौतिक भूगोल में हम जलवायु पढ़ेंगे, अगर हम जलवायु पढ़ेंगे तो हमें जलवायु से मानसून के बारे में पता लगेगा और मानसून का प्रयोग करके हम व्यवस्थित रूप से कृषि समय पर कर सकते हैं। बात समझ आई ना, कि भाई कृषि करने के लिए हमको मानसून या बरसात की ज़रूरत होती है, क्योंकि कृषि के अंदर बरसात की भी ज़रूरत होती है और बरसात के आधार पर कृषि भी होती, सिंचाई भी होती है। तो इसलिए झील और समुद्र का पानी न आए झील के अंदर, उस प्रकार की सुविधा करनी हो या हमें सिंचाई के अलग अलग तरीके बदलने हो, तो वो भी तो भौतिक भूगोल के माध्यम से पता लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भौतिक भूगोल हम पढ़ लेंगे तो हमारे विकास में, मानव विकास में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं एक एक उदाहरण की, तो जैसे मैंने आपको जलवायु का बताया कि जलवायु से आपके कृषि में सहायक होगी। जैसे मैंने, अगर मैं भौतिक भूगोल में हम मिट्टी भी पढ़ते हैं, तो मिट्टी से क्या होगा कि अगर आप मिट्टी पढ़ेंगे तो आपको किसी स्थान की मिट्टी के बारे में पता लगेगा, तो वहाँ पर आप उपयुक्त फसल भी क्या कर सकते हो, बो सकते हो कि कौन सी फसल बोनी है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ है, सही नहीं है। तो मिट्टी हमने जो पढ़ा है, मिट्टी का जो अध्ययन किया है वो भौतिक भूगोल के तहत किया है। अगर हम भौतिक भूगोल नहीं पढ़ते और उसके द्वारा हम मिट्टी नहीं पढ़ते तो हमको फसल किस जगह पर कौन सी उगानी चाहिए, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊपन है। जैसे अगर हम मिट्टी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो काली मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर हमको ये पता ही नहीं होता कि काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, काली मिट्टी कहाँ है, तो फिर हम कपास की खेती कैसे आसानी करेंगे। और जब कपास की खेती करेंगे तो मानव के लिए आर्थिक व्यवस्थाओं की या मानव के जीवन में अर्थव्यवस्था की उपयोगी होगी और उसके जीवन में बेहतर या जीवन यापन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम भौतिक भूगोल का प्रयोग करके मानव के विकास को हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हम भौतिक भूगोल के अंदर वनस्पति पढ़ते हैं, ठीक है, हम खनिज भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम भौतिक भूगोल में खनिज पढ़े तो खनिजों से हमें पता लगेगा कि किस जगह खनिज निकल रहा है। स्थलाकृति देखें तो स्थलाकृति के द्वारा हम ये भी समझते हैं कि किसी स्थान पर मैदान है या पर्वत है तो वो किसके लिए, मानव जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर हमने मान लो जलवायु के बारे में नहीं पढ़ा होगा, कहाँ पर गर्म है कहाँ पर ठंडी, तो फिर हम एसी का निर्माण कैसे करते हैं। तो एसी निर्माण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए हमने एसी का आविष्कार किया, ठीक है। तो ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है और हमने ऐसी खूब सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें हमने भूगोल का अच्छी तरह से उपयोग किया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पता लग गया होगा कि आगे ज्योग्राफी का हम उपयोग कहाँ करते हैं और भौतिक भूगोल क्या पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें कि भी हम अगर वर्षा के बारे में पढ़ेंगे तो पानी होगा, वर्षा, तो फिर किस स्थान पर कितनी वर्षा होती है और इस वर्षा के आधार पर हम भूमि जल में सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ये भी तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। हम समुद्र के अंदर मछली पालन भी कर सकते हैं। अगर हमको समुद्र और मछली पालन के बारे में पता लगेगा तो भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तब हमको समुद्र के बारे में पता लगेगा, और जब समुद्र के बारे में पता लगेगा तो हम मछली का उत्पादन कर सकते हैं, मछली का भंडारण भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नई चीज़ों की खोज के लिए, मानव के विकास के लिए और मानव के जीवन यापन करने के लिए हमें भौतिक भूगोल या भूगोल की अति आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमको हर भूगोल पढ़ना चाहिए। और भूगोल ऐसी सब्जेक्ट हैं जो सभी सब्जेक्ट की जननी मान लो, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है। ये हर सब्जेक्ट का इसको पिता मान सकते हो, क्योंकि इसमें हमने देखा कि इतिहास, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, हर विज्ञान को पढ़ा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम भौतिक भूगोल की बात करें तो हमें भौतिक भूगोल में हम जब प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ते हैं
और अगर हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसका उपयोग सही ढंग से कर पाएंगे और हम अपने देश का सतत विकास कर पाएंगे। सतत विकास का मतलब ये हुआ कि ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो, और वो विकास जो उसमें संसाधन जो उपयोग करेंगे वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। तो ऐसा हम क्या करेंगे, विकास कर पाएंगे कब, जब हमको प्राकृतिक संसाधनों का सही अनुमान और उसके बारे में जानकारी होगी और वो सारी चीज़ें हमको भौतिक भूगोल के तहत होगी जानकारी। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम अगर ज्योग्राफी की बात शुरुआत में की थी तो हमको कुछ ज्योग्राफी की 2 परिभाषाएं याद करनी है। अगर ज्योग्राफी की परिभाषा है आपको याद करनी पड़ेगी कि अलग अलग विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने ज्योग्राफी की अलग अलग परिभाषा दी है, वो कौन कौन सी दी हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। एक जो व्यक्ति था उसका नाम था रिचर्ड हार्टशॉर्न। इसने ज्योग्राफी की परिभाषा दी और इसने क्या कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। देखो, रिचर्ड हार्टशॉर्न क्या कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो भूगोल है उसका जो उद्देश्य है कि भूगोल आखिर हमको पढ़ना क्यों है, उसका क्या लक्ष्य है, ज्योग्राफी पढ़ने से हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है। तो उनका ये कहना है कि भूगोल का जो मेन उद्देश्य है वो है कि धरातल की जो प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता है, मतलब धरातल के ऊपर जो अलग अलग क्षेत्र या प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में अलग अलग जो भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग जो बनावट है, उसका तो वर्णन करना और उसकी व्याख्या करना, यही क्या है, ज्योग्राफी का मेन उद्देश्य है। मतलब ये हुआ कि रिचर्ड हार्टशॉर्न ये कहते हैं कि जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इससे हमको पता लगेगा कि कोई प्रदेश है उसमें क्या क्या भिन्नता है, क्या क्या चीज़ें अलग हैं दूसरे प्रदेश से, उसके बारे में व्याख्या करने का या वर्णन करने का जो ज्ञान हमें वो ज्योग्राफी के माध्यम से होगा। इस प्रकार की जो विचारधारा या ज्योग्राफी की जो परिभाषा है वो रिचर्ड हार्टशॉर्न बताते हैं। एक और भूगोलवेत्ता था जिनका नाम था अल्फ्रेड हैटनर। ये भूगोल के बारे में कुछ अलग ही विचारधारा रखते हैं और अलग ही कहते हैं। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड हैटनर क्या कहते हैं कि जो भूगोल हैं वो क्या करता है कि जो धरातल के जो विभिन्न भाग हैं उन भागों में जो अलग अलग कारण के रूप हुए हैं उन रूप से संबंधित जो तथ्य है और उन तथ्यों में जो अलग अलग चीज़ें या उसमें विभिन्नता पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। वापस सुनेंगे, अल्फ्रेड हैटनर क्या कहते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो जो धरातल है उसके ऊपर जो अलग अलग रूप पाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें, उनके कारण से जुड़े हुए जो भी अलग अलग रूप बने हैं उस विभिन्नता की वजह से वो जो उससे संबंधित तथ्य है उन तथ्यों में जो अलग अलग तथ्य है, अलग अलग भिन्नता है, उसके बारे में अध्ययन ज्योग्राफी में करते हैं। देखो वापस मान लो कोई प्रदेश है, इसमें ज़मीन है, तो ज़मीन पर क्या है, अलग अलग आकृतियाँ हैं, अलग अलग रूप हैं। ठीक है, तो उन रूपों से संबंधित जो भी तथ्य हैं और वो तथ्य भी क्या है, अलग अलग हैं कि भाई यहाँ तथ्य अलग है, यहाँ तथ्य अलग अलग है, आकृतियाँ भी अलग है, रूप भी अलग है, रूपों में भिन्नता, तथ्यों में भिन्नता। तो उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो ज्योग्राफी के अंदर करते
हैं। इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो ये देते हैं। तो हमने भौतिक भूगोल के बारे में बात की कि भौतिक भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव आ सकता है। हमने मैदानों के बारे में, कृषि के बारे में, जल संसाधन के बारे में, मानसून और किसी स्थान की तापमान, वर्षा, जंगल के बारे में इसमें बात की, ताकि भूमि का स्तर भी बढ़ सके। ऐसी सारी बातें कर ली इस वीडियो में, और इसी के साथ में आपका लेसन भी पहला कंप्लीट हो जाता है। बहुत बड़ा लेसन है तो पूरा हुआ। हमने आराम से एक एक वस्तु, एक एक तथ्य, एक एक टॉपिक के बारे में देखा है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम नए लेसन की शुरुआत करेंगे, लेसन संख्या 2। और आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। पहला लेसन कंप्लीट हो गया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, याद भी होगा। नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही।